हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू यू ऑन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं ईवीएस का एक छोटा सा मॉक टेस्ट। एक्चुअली पूरे 30 क्वेश्चन का ये पूरा सेट है, जैसा कि आपके एग्जाम में पेपर 1 में आता है। पूरे 30 क्वेश्चन, जिसमें 15 होंगे पेडागोगी सेक्शन के और 15 जो आपके एनसीईआरटी बुक से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में ही आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी मिल रही है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण क्या हो सकते हैं? ऐसा क्यों किया गया है? पौधे और पशु को परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत क्यों सम्मिलित किया गया है? तो आपको बताना है कि एक कारण जो गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर सभी शेष कारण हो सकते हैं। जो छोड़कर है वो बताना है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं का स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। तो यहाँ पे जो पॉइंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5th लेवल तक की ईवीएस पढ़ाई जाती है, 5th लेवल तक पढ़ाई जाती है। और इतने छोटे बच्चों को जो यहाँ पे मेन कारण नहीं होगा वो होगा विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। 5th लेवल तक हम साइंस की दृष्टि से बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के आधार पर ही ये सारी चीज़ें उन्हें बताते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। अब आपको बताना इनमें से कितने सही हैं। तो सारे सही हैं, या सिर्फ ए और बी सी सही है, या ए बी डी सही है, या ए सी डी सही है? सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, यानी कि सारे ही पॉइंट जो है वो सही हैं। सर्वेक्षण का ये पूरा ही अर्थ हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद शिक्षक ने एक कटोरे में पानी उबाला और वाष्पीकरण इवेपोराइजेशन प्रोसेस करके दिखाया। अब इसके बाद 7-8 वर्ष के बच्चों द्वारा दिए गए उत्तर, उसके बाद जो बच्चों ने आंसर दिया ये देखने के बाद वो क्या दिया? एक ने कहा पानी गुम हो गया, एक ने कहा कटोरे ने पानी सोख लिया, किसी ने कहा आग में ने पानी पी लिया, तो किसी ने कहा भगवान ने पानी पी लिया। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब आप ये चीज़ को दिमाग में सेट कर लीजिए। अब इसके आधार पे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है, बच्चों की सोच गलत है, बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 63 के लिए ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। सबके अलग अलग अपने विचार हैं। अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? क्योंकि जैसे आप ही टीचर बनेंगे तो आप किस तरह से इन उत्तरों का सामना करेंगे? जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद करने के लिए कहें, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें, बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, उनके विचारों तक पहुँचने के लिए, पुनः पहुँचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें कि फिर अब उस पर डिस्कशन हो और डिस्कशन के थ्रू जो है सही आंसर निकल कर आए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है उसी टॉपिक से रिलेटेड, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं?
जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। तो यहाँ पे बेस्ट जो, क्योंकि विविध सोच का आकलन करना है आपको, तो यहाँ बेस्ट जो क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है क्या होता यदि जल चक्र ना होता ही नहीं। अब बच्चे जो है वो अपने अपने इमेजिनेशन, अपने अपने तर्क, जिसकी जितनी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो सोचेंगे, चिंतन करेंगे। तो ये बेस्ट क्वेश्चन होगा। अब उस क्वेश्चन से अलग आगे क्वेश्चन आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश या पंजाब, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राजस्थान, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। तो 66 के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। तो देख लीजिए, यहाँ पे है मनाली, राजस्थान, असम, लद्दाख। ओके, 5 ही है, सॉरी 4 ही है। बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। आवास वाला चैप्टर पढ़ाया है आप लोगों को, थ्योरी भी मैंने पढ़ा रखी है ईवीएस की, जितने भी चैप्टर्स हैं आपके सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो थ्योरी भी पढ़ा रखी है। ईवीएस नाम की प्लेलिस्ट में होगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। डिटेल से पॉइंट वाइज पढ़ाया हुआ है। हाउस बोट, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई हुई होती हैं। पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो अब आपको यहाँ पे कोड दिए हैं और वहाँ से आपको आंसर जो है मिलान करना है। तो कोड तो आप मैच कर लेंगे, ऑप्शंस में आपको दिखाती रही हूँ, तभी आप कर पाएंगे। सो 67 के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ए का 2, यानी कि 2415, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसको आपको जल्दी टाइम पे ऐसे ही किया जाना चाहिए कि जैसे 2415 इसके नीचे था, ठीक है। हाउस बोट इनमें से कहीं नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन ज़्यादा दिया हुआ था। तो अब आपको जब भी इस तरह के मैच करने वाले आए तो पहले आप मैच कर लीजिए और फिर उसके बाद आप कोड से अपने मिलाते जाइए। फर्स्ट का ये तो ठीक है, वो कोड सही है, अगर सेकंड का ये अगर मिल रहा है तो वो कोड सही है, नहीं मिल रहा है तो कोड गलत है। मतलब इस तरह से आप ऑप्शन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिज़ाइन क्या करता है? मतलब इसकी शारीरिक शक्ति को इंगित करता है, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। रीज़न क्या होता है? अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न, जैसे बिल्ली है, चीता है, सबकी बॉडी में अलग पैटर्न बने रहते हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, उनकी त्वचा पर बालों के कारण। और सबके बाल क्योंकि अलग रंगों के अलग टाइप से होते हैं तो ये मेन रीज़न होता है, ठीक है। बाकी ऐसा कोई रीज़न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उससे पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? देख लीजिए, भारतीय अधिनियम, जंगल अधिनियम 1927, जंगल अधिकार अधिनियम 2007, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, संविधान आदेश विधेयक 2012। तो 69 के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। इसके अकॉर्डिंग ये आपको दिया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन है? कौन सा है, मतलब कि ग्रुप बताना है आपको। मलेरिया, HIV, एड्स, डेंगू। HIV, एड्स, हैजा, डेंगू। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का ग्रुप क्या है?
ग्रुपिंग किया है इसमें। सो 70 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ये तीनों ही मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी है। बाकी सब में भी डेंगू वगैरह इंक्लूडेड है, लेकिन उसके साथ में जो बीमारियां दी हुई हैं जैसे कि हैजा है, HIV है, तो ये जो है बिल्कुल भी मच्छर के काटने से नहीं होते। घटपर्णी पौधा नीपेंथीज, इसके बारे में आपको बताना है। भारत में नहीं पाया जाता है। मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारतों की ध्वनियां निकालता है। इसका मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है। तो इसके बारे में जो सही है वो ये है कि ये मेढकों, कीड़े मकोड़ों, क्योंकि एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, तो क्या है, ये कीटों को खाता है, तो ये चालाकी से फंसाकर खा जाता है घटपर्णी पौधा। और ये पढ़ाया हुआ है मैंने थ्योरी में, डायग्राम के साथ पूरा दिखाया हुआ है। अब एक बार ईवीएस में सारे चैप्टर्स चेक ज़रूर कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके लिंक दे दूंगी कमेंट बॉक्स में। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? समुच्चय जिसमें सब में होता हो, ठीक है। आंवला पालक आलू, आंवला आलू टमाटर, बंद गोभी भिंडी गुड़, आंवला पालक गुड़। तो सबसे ज़्यादा जो है जिसमें सब में होता है आयरन, आंवला पालक और गुड़ में, और बहुत ही फेमस है ये सारी ये चीज़ें, तीनों चीज़ें कि आयरन के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहाँ से आए थे? ठीक है, दक्षिण अमेरिका, अफगानिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से। देखिए मिर्च तो सभी खाते होंगे, खाने वगैरह में यूज़ होता है, तो बता दीजिए इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अमेरिका से आए थे। ठीक है, मिर्च जो लेकर आए हमारे देश में वो आए थे, यानी कि मिर्च कहाँ से आई है? दक्षिण अमेरिका से आई है हमारी कंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच, बया, कलचिड़ी, फाख्ता, शकरखोरा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, फाख्ता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। ठीक है, विवरण दिया है और पशु का नाम आपको बताना है। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। आपको इस पशु का नाम बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्लॉथ। इस पशु का नाम है स्लॉथ, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? आपको पूरी ग्रुपिंग की बात करनी है, एक या नाम नहीं बताना है। सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ और सांड। तो 76 के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, बहुत फेमस है ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं ना चील जैसी नज़र, गिद्ध जैसी नज़र होनी चाहिए। तो चील, गरुड़ और गिद्ध, इनकी नज़र बहुत तेज होती है, दृष्टि बहुत तेज होती है। मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति ब्लैंक कैसी होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है? उदासीन होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उभयधर्मी होती है? तो बताना है आपको यहाँ पे। करेक्ट आंसर 80 के लिए आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय, एसिडिक होती है। ठीक है, मानवों के पेट में अमाशय रस जो होता है वो एसिडिक होता है, और जब इस क्लोरिक एसिड होता है और जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो आपको एसिडिटी हो जाती है। और फिर आपको क्या चाहिए होता है, इसके बाद आपको एंटासिड्स लेना पड़ता है, कि एक बेस होता है यानी कि क्षार होता है। जब क्षार आप लेते हैं तो अंदर जो एसिड है वो उससे मिलके न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस करता है, प्रक्रिया करता है, और जिससे कि वो न्यूट्रल हो जाता है और आपकी एसिडिटी ठीक हो जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को भी विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला, ये सारे। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। ए, दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां। बी, यानी कि एक ग्रुप ने ऐसा किया। कुछ लोगों ने कैसे किया, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियों के आधार पे किया। अब शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत माना। ठीक है, कि समूह ए सही है, समूह बी जिन्होंने छोटी बड़ी पत्ती के आधार पर ग्रुपिंग की वो गलत है। अब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीटेट में बहुत आते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, थोड़ा सा समझने और कॉमन सेंस लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब किसी ने दवाई के आधार पे किया, किसी ने साइज के आधार पे कर दिया, इट्स ओके। वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट होता है और स्तरीकृत होता है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है बेसिकली टीचर की नज़र से। यहाँ पे ध्यान रखिएगा हम क्या जता रहे हैं, टीचर ने एक ग्रुप को सही माना है, एक ग्रुप को गलत माना है, तो टीचर का दृष्टिकोण ये है, हमें ये टिक लगाना है, हमें अपना दृष्टिकोण इसमें नहीं बताना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ऊपर हमने जो सिचुएशन पढ़ी थी उसके आधार पर ऑप्शन नंबर सी होगा। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। देखिए, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। अब यहाँ पे बताना है कौन से कोड सही हैं, ABD, ACD, BND, BNC। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर A, B और D। A, B और D। मूल्यवान सामग्री मैटर नहीं करती, बल्कि हम जब ट्रेनिंग करते हैं तो हमें क्या सिखाया जाता है कि हम कम से कम लागत में TLMs बना सकें या जो कुछ भी हमें इन्वेस्ट करना हो अपनी टीचिंग के रिगार्डिंग, तो वो कम से कम लागत में अगर हो सके तो बेस्ट है। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। वह कथन कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए पहले अच्छे से। सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। जो पक्ष में नहीं हो आपको वही टिक करना है। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, डिस्कशन से अधिक सीखते हैं। मतलब समूह क्रियाकलापों यानी ग्रुप एक्टिविटीज़ की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सो 83 के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। और यही रीज़न है कि अभी एक जनरेशन पहले जो हम लोग जब पढ़ते थे तब के टाइम में मतलब 70-80% रिजल्ट आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा आ गया। ठीक है, छोटी क्लासेस की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या है कि 90 से नीचे तो किसी का आता ही नहीं है। जो वीक भी बच्चा है तो उतना मतलब उतना अचीव कर ले जाता है 80-92। तो ये सिचुएशन है, तो उसकी वजह है एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि उसके मार्क्स जो है उसे मिल जाते हैं। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? देख लीजिए, कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक परीक्षण, निर्धारण मापनिया या दत्त कार्य। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, निर्धारण मापनिया। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? वैज्ञानिक दृष्टि से, है ना। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। घास पौधा नहीं है। कुछ सब्जियां फल होती हैं। ये अब आपके लिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, कुछ सब्जियां फल होती हैं। अब ये क्यों है, ये इसके लिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप 1 to 5 ईवीएस पढ़िए। ये जो है सेकेंड क्लास की ईवीएस में मैं की बुक में मैंने कहीं देखा है, आई मीन प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक में देखा है, जो कि सीबीएसई की स्कूल्स की बुक होती हैं, एनसीईआरटी बेस्ड होती हैं। उसमें सेकेंड क्लास में या फर्स्ट क्लास में ये चीज़ें हैं, जैसे टोमेटो इज़ अ फ्रूट, एक मतलब पर्टिकुलर लाइन ही थी, एक्सरसाइज ही थी, टोमेटो इज़ अ फ्रूट। तो वहाँ पे बच्चों को ये चीज़ें पढ़ाई जाने की कोशिश की गई थी कि कुछ सब्जियां जो होती हैं वो फल भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। ये टीचर ने अपने विद्यार्थियों को ऐसा काम दिया है कि अपने जो भी ओल्ड पर्सन है आपके घर में, बुजुर्ग हैं, उनसे ऐसा पूछिए। उपर्युक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? कौन से कौशल की का आकलन हम नहीं कर पाएंगे पूछे जाने के बाद? प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति, प्रयोग या चर्चा। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्रयोग। इसमें क्योंकि इसमें प्रयोग तो कुछ किया नहीं, सिंपली बच्चे जो है पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, और जो भी उन्हें आंसर मिलेगा उस पर चर्चा करेंगे अपने पेरेंट्स या बुजुर्गों से, और अपनी अभिव्यक्ति देंगे, क्लास में आके अपने रिजल्ट्स बताएंगे, अपने व्यूज़ बताएंगे। प्रयोग तो यहाँ पे कहीं पे कुछ होगा ही नहीं, इसकी संभावना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। हर बच्चा अपने घर के वेस्ट मटेरियल से कुछ ना कुछ मतलब सामान बनाए यूजफुल। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, ठीक है, नहीं है वो बताना है। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। क्या अभिप्राय नहीं है? तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा के श्रेष्ठ भाई बच्चे क्राफ्ट बना के ले आएंगे कुछ वेस्ट मटेरियल से अच्छी चीज़ें, इससे वो श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय थोड़ी ले पाएगा कि कौन श्रेष्ठ विद्यार्थी है उसका, बाकी सारी जो है तो वो कर सकता है उनसे, है ना। उसके आधार पे वो बेस्ट स्टूडेंट नहीं कह सकता है, निकाल सकता कि कौन है। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। मेरी शक्तियाँ क्या थीं। मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से होगा। ऐसे प्रश्नों के उत्तर जब टीचर अपने आप से पूछेगा और देगा तो क्या होगा? शिक्षक द्वारा समग्र आकलन होगा, बच्चों का स्व आकलन होगा, शिक्षकों का स्व आकलन होगा, या बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन होगा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक नहीं बोला, प्लीज़ फटाफट से लाइक कर दीजिए। सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब ना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी लाइव क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होना चाहिए। आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे पर्यावरण की, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि इतनी मतलब सरल भाषा बताता है, नॉर्मल जो डेली चीज़ें होती हैं उस भाषा में सारी चीज़ें कुछ लिखी गई हैं। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं में रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना,
डाटा संग्रह का विकास करना। उपर्युक्त में से कौन सही है वो आपको बताना है। ACD, ABC, ABD या BCD। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, AB और C जो है यही आपका उद्देश्य होगा, A, B एंड C। ठीक है, सॉरी C। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई जस्ट होप कि आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आया होगा और यूज़फुल तो है ही, क्योंकि क्वेश्चन सारे स्टैंडर्ड है, सीटेट के अकॉर्डिंग है। तो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।